नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम उपस्थित एक बार पुनः आपके समक्ष 30 कदम 2.0 सीरीज़ को लेकर के, जिसमें अब आज हम हमारे 22वें लेक्चर पे चर्चा करेंगे। 22वें वीडियो के जो टॉपिक है आज हमारी, वो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार युद्ध नीति के माध्यम से कैसे होता है। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के युद्धों, अलग अलग राजवंशों, मराठा, सिख, मद्रास एक्सेट्रा के बारे में देखेंगे। और हम उन 30 प्रश्नों पे, सवाल पे या उन 30 क्वेश्चंस पर विचार करने का प्रयास करेंगे जो इस मैटर से, इस सीरीज से, इस पूरे सेगमेंट से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक या क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है। पढ़िएगा पहला क्वेश्चन ध्यान से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के संदर्भ में रिगार्डिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये एंग्लो मैसूर वॉर जो पहला है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब ये आप जो सीरीज में बैटल हुए हैं, जैसे एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, कर्नाटक वॉर, एंग्लो सिख वॉर, इस प्रकार के जितने भी युद्ध हुए हैं उसको आप एक सेगमेंट वाइज अलग अलग याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप याद कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहला एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरी सीरीज है 4 युद्धों की। तो पहला युद्ध कब हुआ था? ये 1767 से 69 के बीच में। दूसरा वाला 1780 से 84 के बीच में। तीसरा वाला 1790 से 92 के बीच में। और चौथा वाला 1799 में, 1799 में, है कि नहीं? अब आपने एक सीरीज अगर याद कर ली है तो उसमें आप आसानी से इसको रट सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सारे युद्धों को अलग अलग याद करोगे टाइम पीरियड के हिसाब से तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे अलग अलग टॉपिक उठाइए और वैसे करके एक सीरीज में इसको बंच के रूप में याद कर लीजिए। पहला वाला याद रहेगा तो चारों अपने आप याद आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रीटी हुई थी। जैसे पहले वाले में था मद्रास की संधि, उसके बाद मंगलौर की संधि, फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इसके बाद फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु, है ना। तो ये आप इस प्रकार से पूरा एक शॉर्ट नोट्स बना करके तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके संबंध में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें कौन था? हैदर अली था। इट वॉज फॉट बिटवीन हैदर अली एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, इसमें फ्रांसीसी सहायता मैसूर को मिली थी। मैसूर रिसीव्ड फ्रेंच असिस्टेंस इन दिस वॉर। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि मैसूर को हमेशा से शुरुआत से अंत तक किसकी सहायता मिली थी? फ्रांसीसियों की सहायता तो मिली थी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा है इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसका अंत मद्रास की संधि से हुआ। तो हमने अभी देखा कि मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम और फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें से सारे जो है सत्य है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आप ले सकते हैं सी। 1, 2, 3 तीनों ही सत्य। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मद्रास की संधि 1769 का महत्व यह था। द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज। पहला, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की रक्षा का वचन दिया था। यह स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा, है ना। दोनों के बीच में एक फ्रेंडली ट्रीटी हुई थी कि आज से हम जो है आपस में लड़ेंगे नहीं, और जब हम में से किसी एक पर किसी का कोई बैटल में कोई शामिल होगा या कोई हमला करेगा तो हम उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों ने मैसूर को की स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, अंग्रेजों ने तुरंत मैसूर पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाता। तो केवल 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 1 और 2 सही ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है?
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बारे में आपको बात करनी है। रिगार्डिंग दी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780-84। पहला, इसमें टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो, एंग्लो मैसूर वॉर में जो सेकेंड वॉर था, सेकेंड वाला, उसमें शुरुआत में हैदर अली था, लेकिन हैदर अली की शुरुआत के कुछ साल में डेथ हो जाती है 1782 के आसपास, और उसके बाद फिर टीपू सुल्तान इस मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, पोर्टो नोवा का बैटल इस युद्ध का हिस्सा था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। बैटल ऑफ पोर्टो नोवा, जिसे बैटल ऑफ चिलाम्बरम भी कहते हैं, चिलाम्बरम। ये दो बैटल या एक ही बैटल का दो पार्ट है, दो अलग अलग नाम है, तो ये भी इसका पार्ट था सेकेंड बैटल का, आप याद रखेंगे। और तीसरा, मंगलौर की संधि ने युद्ध को समाप्त किया। तो हमने क्या देखा था, मद्रास फिर मंगलोर, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 2 3 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये काट दीजिएगा, ठीक है, दूसरा वाला, और ये वाला आप आंसर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तृतीय एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आपको, है ना, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट में आपको सही स्टेटमेंट चुनाव करना है। पहला, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस था, बिल्कुल इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस शामिल था। दूसरा, युद्ध में पूरी तरह से मैसूर जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया था, पूरा नहीं हुआ था, ये 50% मान के चलिए, आधा भाग, मैसूर का आधा हिस्सा जो है, मैसूर का आधा हिस्सा देना पड़ा था। और वो जो आधा हिस्सा जो उन्होंने अंग्रेजों को दिया था, उसके भी 3 पार्ट हुए थे। पहला पार्ट मराठों के पास था, दूसरा हैदराबाद के निजाम के पास था, और तीसरा पार्ट अंग्रेजों के पास। और उसके बाद आधा मैसूर जो था, वो आधा मैसूर वो टीपू का था, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और तीसरा, टीपू सुल्तान को भारी क्षेत्रीय क्षति उठानी पड़ी थी, तो वो तो दिख ही रहा है कि आधा क्षेत्र पूरा उसका चला गया था, तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। तो स्टेटमेंट में यहाँ पर डी ऑप्शन में है 1 और 3 करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप आंसर डी के रूप में ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। द रिजल्ट ऑफ द 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799 वॉज, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या था? टीपू सुल्तान की विजय, मैसूर की पूर्ण स्वतंत्रता, टीपू सुल्तान की मृत्यु, या अंग्रेजों की हार। तो हमको पता ही है, हमने शुरू में देखा था, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अबाउट द फ्रेंच रोल इन द एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट में फ्रेंच का क्या योगदान था। तो पहला, फ्रांसीसी मैसूर के स्वाभाविक सहयोगी थे। द फ्रेंच वर नेचुरल एलाइज ऑफ मैसूर, ये भी स्टेटमेंट सही है। मैसूर का जो बहुत क्या नाम है इसका, फ्रेंच का जो बहुत सारे एरिया थे जहां पर वो अपना कॉलोनी या छोटा छोटा राज्य स्थापित करके रखे थे, वो सारा मैसूर का पार्ट था, लाइक कोराई कनाल, माहे, है ना, ये सारे। तो ये सब में उनको संरक्षण मिला हुआ था मैसूर का, तो ये उनके सहयोगी तो थे। दूसरा, फ्रांसीसी सहायता मुख्यतः सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित थी। फ्रेंच असिस्टेंट वॉज मेनली लिमिटेड टू मिलिट्री ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि फ्रांसीसी सहायता में बहुत ज़्यादा इनको सैन्य सहायता तो नहीं दे पाए थे, वो खुद भी कमज़ोर हो चुके थे उस समय तक, तो वो मिलिट्री को ट्रेन करना, उनके इक्विपमेंट्स देना, यहीं तक सीमित थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, फ्रांसीसी उपस्थिति अंग्रेजों के लिए खतरा बनी। तो जाहिर सी बात है, फ्रांसीसी रहेंगे जहां पर अंग्रेजों को खतरा तो रहेगा ही। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द कॉजेस ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 इंक्लूडेड।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के कारणों के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सत्ता का संघर्ष हुआ। तो महाराजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई है ना, उसके बाद करीब करीब 4 राजा बने और 5वें राजा के तौर पर दलीप सिंह राजा बने। दलीप सिंह कब? 1843 में, 1843 में। और उसके बाद जो महारानी जिंद थी, यानी कि छिंदन या जिंद के नाम से उनका नाम आता है, छिंदन। और इसके पहले जो अमृतसर की संधि थी लॉर्ड मेटकाफ के समय की, मिंटो बोल सकते हो, मिंटो के समय की, तो वहां पर एक ट्रिटी थी कि हम सतलज को पार नहीं करेंगे। दोनों सतलज का वेस्टर्न पार्ट पंजाब यानी कि सिखों का और ईस्टर्न पार्ट ब्रिटिश, दोनों एक दूसरे पर जो है आघात नहीं करेंगे। लेकिन इनके मरने के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स बार बार उनकी सीमा पर अतिक्रमण करते थे, उनको उकसाते थे महारानी छिंदन को। तो छिंदन ने उकसा करके उनके बातों पर आकर के उन पर अटैक करने शुरू कर दिए थे। तो ये एक कारण बना था। ठीक है, तो यहाँ पर सत्ता संघर्ष पहला तो सही है, जो उनके खुद के अंदर हुआ था सिखों के अंदर, महारानी जिंद की महत्वाकांक्षाएं और अंग्रेजों द्वारा सिख क्षेत्र में अतिक्रमण, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप आंसर ले सकते हैं सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में प्रमुख युद्ध में शामिल है। द मेजर बैटल ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इंक्लूडेड। पहला बैटल ऑफ मुदकी, ये भी था, बैटल ऑफ फिरोज शाह, ये भी था, बैटल ऑफ सोबराव, ये भी था, और बैटल ऑफ अली राव ऐसे करके भी एक बैटल हुआ था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर, मतलब जो बैटल था वो 4 जगह पे लड़ा गया था, इसमें से 3 यहाँ पर तो दिया गया है, चौथा वाला ये है। ठीक है, अली राव ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन वो 4 जगह पे बैटल लड़ा गया था। तो 8th में ऑप्शन जो है सी, तीनों सही है। ऑप्शन डी अवेलेबल है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रिगार्डिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आपको यहां पर विचार करना है। पहला, इसका अंत पंजाब के अंग्रेजी अधिग्रहण से हुआ। इट एंडेड विद द इंग्लिश एक्सटेंशन ऑफ पंजाब, बिल्कुल सही। पंजाब को पूर्णतः किसमें मिला लिया गया था? ब्रिटिश एम्पायर में। दूसरा, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस वॉर, बिल्कुल गलत। कौन था यहां पर? डलहौजी। कौन था? डलहौजी, है ना? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा, इसके बाद कोहिनूर हीरा राज्य अंग्रेजों कोहिनूर हीरा जो था अंग्रेजी राज्य को चले जाता है और हमेशा के लिए उन्हीं के पास रह जाता है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1 और 3 यहाँ पर अवेलेबल है डी ऑप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंग्लो सिख वॉर वॉज। आंग्ल सिख युद्ध को महत्व क्या था? अंग्रेजों की सबसे आसान विजय, इंग्लिश डोमिनेंस ओवर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व पूर्ण हुआ, फ्रेंच पावर एंडेड, फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हुई, या दी मराठास फेल, मराठों के उत्थान। ओह शिट, फिर से यहां पर थोड़ा मिस्टेक है यार, इंग्लिश वाला छोड़ देना, है ना? हिंदी वाला चारों आप देख लेना। मतलब 3 तो सही है, चौथे वाले में गड़बड़ है। मराठों का उत्थान का अवसर मिला, यहाँ पर उल्टा लिखा है, मराठा के फॉल के बारे में लिखा है, तो अपन हिंदी वाला ले रहे हैं कि मराठों को उत्थान का अवसर मिला। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पंजाब विजय के बाद ब्रिटिश एम्पायर लगभग पूरे उत्तर भारत में पावरफुल बन चुकी थी। ठीक है, तो ये वाला बी ऑप्शन में अवेलेबल है, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हिंदी वाले आप लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। रिगार्डिंग दी कर्नाटक वॉर,
कर्नाटक युद्धों के संदर्भ में आपके पास 3 स्टेटमेंट है ना, और उस पर हमको विचार करना है। पहला, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए। दिस वर फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच। कर्नाटक बैटल हमको पता ही है, ये एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ये दक्षिण भारत में राजनीतिक वर्चस्व के लिए थे। दे वर फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया, बिल्कुल सही, कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए थे, और कर्नाटक कहां पर है? दक्षिण भारत में, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, इन युद्धों में भारतीय शासकों को कोई भूमिका नहीं थी। इंडियन रूलर्स प्लेड नो रोल इन दिस वॉर, ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो कर्नाटक वॉर था वो कर्नाटक के राजाओं का आपसी मामला था, जिसमें कौन शामिल हुए थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी, पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए। तो यहां पर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ओनली बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ड्यूरिंग द सेकेंड कर्नाटक वॉर, पहला, अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का समर्थन किया। इंग्लिश सपोर्टेड मोहम्मद अली, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब का, तो अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का किया तो उसके अगेंस्ट फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब का। तीसरा, रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर आक्रमण किया, रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड अर्काट, है ना। ये तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव इस समय था, अर्काट को घेरा गया था, ठीक है, ताकि फ्रेंच को वहां से भगाने पे कामयाबी हासिल हो सके। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप आंसर सी ले सकते हो। और एक बात याद रखिएगा कि जो कर्नाटक वॉर है वो इंटरनल डिस्प्यूट इसमें बहुत ज़्यादा था, यानी कि जो कर्नाटक और हैदराबाद, ये 2 जगह को पढ़ करके कर्नाटक वॉर के बारे में पढ़ा जाता है, हैदराबाद और कर्नाटक। तो कर्नाटक और हैदराबाद को समझना पड़ेगा अगर आपको पूरा युद्ध को पढ़ना है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरा 2-3 घंटा आपका वेस्ट होगा, और हो सकता है उसके बाद भी आपको कुछ दिक्कत हो जाए। तो एक काम करिएगा, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें उठा लीजिएगा आप लोग प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि मेंस से बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो प्रीलिम्स में क्या करिएगा, ये 3 कर्नाटक वॉर कब कहाँ का कैसे हुआ था, कौन कौन इसमें शामिल था मेनली, और इसका रिजल्ट क्या निकला, बस इतना ध्यान लीजिएगा। बाकी आप इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है। अगर आपको पढ़ना ही है तो अगर आप कहें तो मैं हमारी जो क्लासेस हुई थी उस क्लासेस के कुछ वीडियो क्लिपिंग्स मैं आपको यूट्यूब पर सेंड करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से मतलब है नहीं, और खास करके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे 13 नंबर के क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंग्लो मराठा वॉर। आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में आपको यहाँ पर विचार करना है कि कब कब कैसे कैसे हुआ था, है ना। सॉरी, हाँ, संधियों के बारे में पूछा, एक तरफ संधि है एक तरफ युद्ध है, ठीक। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये बसीन की संधि से, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहां से भी बता रहा हूं आपको, एंग्लो मराठा वॉर भी ना आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसमें संधियों के नाम और कब डेट हुआ था वो बस पढ़ लेना, आपके लिए काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। और खासकर है ना, जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पर ये, क्योंकि इंटरनल मैटर बहुत वो था, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, तो जितना भी आप पढ़ लो ये कम ही लगता है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिमिटेड तरीके से पढ़िएगा। और इसमें अगर आप हल्का फुल्का भी ऊपर से पढ़ लेते हो तो आपके 90% क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं, और 10% के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ने से मतलब नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ लीजिए ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस। तीसरा एंग्लो मराठा वॉर सूरत, तो सूरत की संधि यहाँ पर नहीं हुई थी, ये बेसिकली पूना की संधि हुई थी यहाँ पर, और जो मराठा है पूर्णतः यहाँ पर हार करके खत्म हो चुके थे। तो 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए अवेलेबल है, 1 और 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप आंसर ए ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द डिसाइसिव बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर, तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध था प्लासी, बक्सर, वांडीवॉस या पानीपत। सिंपल है, वांडीवॉस का बैटल हुआ था 1761 में, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
द रिजल्ट ऑफ द कर्नाटक वॉर, कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था? पहला, भारत में फ्रांसीसी राजनीति शक्ति का अंत, बिल्कुल करेक्ट। 1761 वांडे वॉर्स में पूर्णतः समाप्त। दूसरा, अंग्रेजों का दक्षिण भारत में प्रभुत्व, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रांसीसियों का बाहर जाना हुआ, अंग्रेजों का वहां पर स्टैब्लिशमेंट हुआ। तीसरा, मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना, ये तो स्टेटमेंट कहीं से भी अवेलेबल मतलब सही नहीं है, तो डी ऑप्शन में हमारे पास एक और दो अवेलेबल है, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। टीपू सुल्तान्स रिफॉर्म ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वॉर इंक्लूडेड, आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के सुधार क्या क्या थे? ठीक है, टीपू सुल्तान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और बहुत इंटेलिजेंट रूलर उसको माना जाता था। साहित्य में, न्यूज़पेपर के विकास में, विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में, इकोनॉमिक रिफॉर्म में, मिलिट्री रिफॉर्म में, सब में वो आगे था। हालांकि उसकी हार हो जाती है, लेकिन फिर भी एक अच्छा शासक के रूप में वो माना जाता है। तो इसने क्या क्या काम किया था? पहला, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न आर्मी, आधुनिक सेना का गठन, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, रॉकेट तकनीक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन बैटल ग्राउंड में ना, ईश्वर वाला रॉकेट नहीं, बैटल वाला रॉकेट। तीसरा, फ्रांसीसी सहयोग भी इसको प्राप्त हुआ था, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, सी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 17, रिगार्डिंग टीपू सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन, टीपू सुल्तान के प्रशासन के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला, ही ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली थी, बिल्कुल ली थी। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टीपू सुल्तान के लिए। उसने अंग्रेजों से स्थायी संधि करी थी, स्थायी तो नहीं थी, अस्थायी भली थी लेकिन स्थायी नहीं थी। तीसरा, उसने सिक्कों और कैलेंडर में सुधार किए थे, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो 1 और 3 करेक्ट है यहाँ पर तो, और बी वाला गलत है, तो ऑप्शन सी अवेलेबल है, 1 और 3 करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अमंग द मिलिट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रणजीत सिंह सिख एम्पायर वर, रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य की सैन्य विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं। यूरोपियन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित सेना, उसने अपने सेना को ट्रेन करने के लिए यूरोपियन अधिकारी रखे थे। हालांकि उसके सेना के लोग जो है उसका मजाक उड़ाते थे, ये कह करके कि ये तो जो नृत्यांगनाएं होती है वो इस प्रकार से काम करती है, एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलना और ये डांस का मूव टाइप का चीज़ है, तो वो उसकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन हाँ, यूरोपियन अधिकारियों को इसने रखा हुआ था अपने में। ठीक है, दूसरा, केंद्रीकृत कमांड प्रणाली या सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और तीसरा, आधुनिक तोपखाना, ये भी उसने कर रखा था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और सी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 1 2 3 तीनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्षारोपण करा था। टीपू सुल्तान प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और कारण क्या है उसका? टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी। द प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन टीपू सुल्तान्स माइंड, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि कारण भी सही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, इसलिए उसने स्वतंत्रता का या लिबर्टी का जो ट्री है वो अपने श्रीरंगपट्टनम, जो उसका राजधानी था, वहाँ पर स्थापित करा था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप ए आंसर ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का अंतिम चरण था। द फाइनल स्टेज ऑफ द इंग्लिश इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी वॉज, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने अपनी जो साम्राज्यवादी नीति के तहत अंतिम रूप में किसका विलय करा, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, बंगाल विजय, मैसूर, मराठा या सिख साम्राज्य का अंत, इनमें सबसे अंतिम में किसको जीता था उन्होंने? सिख साम्राज्य को जीता था। ठीक है, 1848-49 में। तो ये सिख साम्राज्य का अंत, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मराठा हालांकि 1920 के आसपास था, मैसूर 1799, बंगाल 17
65 और ये 1848। ठीक, तो इस हिसाब से सिख साम्राज्य का अंत सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ इनिशियल टेंशन बिटवीन द इंग्लिश एंड बंगाल। अब अंग्रेजों और बंगाल के बीच में प्रारंभिक तनाव के कारण इनमें से कौन कौन से थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग ने बंगाल के राजस्व को क्षति पहुंचाई। मिसयूज ऑफ दस्तक बाय द इंग्लिश डैमेज्ड बंगाल्स रेवेन्यू। स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने दस्तक प्रणाली पढ़ा होगा, 1717 में फर्रुख सियार के समय पे दिया गया था अंग्रेजों को ट्रेड फ्री टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार पूरे बंगाल के क्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट से इस पद्धति से पूरे बंगाल के राजाओं को बहुत ज्यादा राजस्व का नुकसान होता था, तो और ये टेंशन का कारण तो बनेगा ही। दूसरा, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी किलेबंदी को नवाब की अनुमति से बढ़ाया। अब यहाँ पर जो सेंट फोर्ट था, है ना, सेंट जॉर्ज फोर्ट था, उसको उन्होंने बिना नवाब के अनुमति से बढ़ा दिया था, जो कि इनके टेंशन का कारण बना था। तो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो अनुमति नहीं लिया था। ठीक है। और तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार ने संघर्ष को बढ़ाया। तो कंपनी अपना निजी व्यापार भी करते थे कर्मचारी, और दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग भी करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट है, बी ऑप्शन में अवेलेबल है, और दूसरा वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रिगार्डिंग सिराजुद्दौला एंड द इंग्लिश, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संबंध के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर विचार करना है। पहला, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण करा। ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला अटैक्ड कलकत्ता। कलकत्ता के कहां पर? फोर्ट विलियम है ना, फोर्ट विलियम, मैंने फोर्ट विलियम है ना, मैंने यार क्वेश्चन में शायद यहां पर फोर्ट जॉर्ज बता दिया था, ये फोर्ट विलियम है। ठीक है, चलिए, तो फोर्ट विलियम पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया था सिराजुद्दौला ने, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, फोर्ट विलियम्स पर अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। इंग्लिश कंट्रोल ओवर फोर्ट विलियम वॉज लॉस्ट, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, वहां पर घेराबंदी करके सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और तीसरा, ब्लैक होल घटना इसी संघर्ष से जुड़ी मानी जाती है। अब हुआ क्या था, उसने फोर्ट विलियम पर अटैक करा सिराजुद्दौला ने, और वहां पे जितने भी कर्मचारी थे उन सबको बंदी बना लिया और एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। ठीक है, जिसमें 143 लोग थे, और इनको रात भर बंद कर दिया गया, जिसमें कोई खिड़की नहीं था, और सुबह उठे तो मात्र 23 लोग जिंदा थे और 123 लोग मारे गए थे। इसी को बोलते हैं क्या? ब्लैक होल कांड, जो किसने बताया है? हॉलवेल ने इसको लिखा है इसके बारे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 में 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रिगार्डिंग द बैटल ऑफ प्लासी 1757, प्लासी के युद्ध 1757 के बारे में आपको बात करनी है। पहला, यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द इंग्लिश। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यह युद्ध जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच ही हुआ था 1757 में। दूसरा, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत में उनकी सैन्य शक्ति निर्णायक कारण बनी थी। The superior military power of the British was the decisive factor in their victory in this war. अब यहाँ पर जो डिसाइसिव फैक्टर, अब अंग्रेजों की पावर ठीक ठाक थी, ये तो तय है, लेकिन क्या पूछ रहा है इसमें कि उनके सैन्य शक्ति निर्णायक थी। निर्णायक सैन्य शक्ति नहीं थी, निर्णायक क्या थी? इनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, कूटनीति थी, या कूटनीति कहें या धूर्त नीति कहें, नवाब के सारे विश्वस्त लोगों को अपने तरफ मिला लेना, उसको घूस देना, तो ये घूसखोरी वाला नीति इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। मीर जाफर उसका सेनापति था और षड्यंत्र में वो शामिल था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन सी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो मीर जाफर कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट सिराजुद्दौला, तो स्टेटमेंट सही है, पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्लासी के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में मीर जाफर बिकम दी नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। तो प्लासी के बैटल 1757 में जब वो हार गया सिराजुद्दौला, उसकी जगह पर किसको बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अंग्रेजों को बंगाल में व्यापक व्यापारिक अधिकार मिले। द इंग्लिश गेन्ड एक्सटेंसिव ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल। ये भी स्टेटमेंट सही है। पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड वेड सब करने का अधिकार मिल गया था। तीसरा, युद्ध के बाद क्लाइव को इंग्लैंड बुला लिया गया। द इंग्लिश आफ्टर दिस वॉर क्लाइव वॉज समन्ड बैक टू इंग्लैंड। अब यहां पर क्लाइव के बारे में याद रखना, ये बैटल हुआ था 1757 में और क्लाइव का टाइम पीरियड था 1760 तक। तो इसके बाद तो वो रुका था, मतलब 2-3 साल, तो आप इसको आंसर नहीं ले सकते। और बाद में फिर आया था ये 1765 में और 67 तक भारत में था। जिसके 2 कार्यकाल थे रॉबर्ट क्लाइव के। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बी, इसमें हम आंसर ले सकते हैं। ठीक है, 24 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मीर कासिम एंड इंग्लिश। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष के बारे में आपको विचार करना है। पहला, मीर कासिम एबोलिश्ड द existing trade taxes and introduced a new tax called खिजरी जमा। एक कर था खिजरी जमा, उसने जो स्टार्ट करा था, उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। क्या हुआ था कि मीर कासिम ने, अब चूंकि पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड करते थे ब्रिटिशर्स, तो उसने कहा कि सबके सब फ्री ट्रेड कर लो भाई, मुझे क्या दिक्कत है। और उसके बाद उसने सबके लिए फ्री कर दिया। और उसके बाद उसने क्या करा, अब चूंकि इसको कमाई भी तो करनी थी अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, तो उसने क्या करा, एक थोड़ा धार्मिक प्रकार का जो कर था जिसका नाम था खिजरी जमा, जो नॉन मुस्लिम्स पर लागू होता था। और वहाँ पर ट्रेड करने वाले लगभग सारे लोग कौन थे? नॉन मुस्लिम्स ही थे। बेसिकली ब्रिटिशर्स वो नॉन मुस्लिम थे, तो ये उन पर टैक्स लेता था। तो इस प्रकार से उसने अपने जो घाटे हो रहे थे उसको संभालने का प्रयास करा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उसने अंग्रेजों को भी वही कर नियम लागू किए जो भारतीय व्यापारियों पर थे। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तीसरा, इन नीतियों से अंग्रेजों से संघर्ष बढ़ा। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में अवेलेबल है 1, 2, 3। पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 26, बक्सर का युद्ध 1764 के बारे में है। पहला, यह अंग्रेजों और मीर कासिम सिजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। तो एक तरफ कौन थे? अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। ठीक है। मीर कासिम बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय आपका मुगल, है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई। द इंग्लिश अचीव्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री इन दिस बैटल। बिल्कुल करेक्ट। बंगाल में अंतिम डिसाइसिव जो विजय हुई वो इसी में हुई 1764 के बैटल ऑफ बक्सर में। और तीसरा, इसके बाद कलकत्ता की संधि हुई। दिस वॉर, है ना, दिस वॉज फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ कलकत्ता। ये स्टेटमेंट जो है तीसरा वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बैटल के बाद कौन सी संधि हुई थी? कलकत्ता की नहीं, इलाहाबाद की। किसकी? इलाहाबाद, है ना। तो यहां पर 1765। ठीक है। तो यहां पर 1 और 2 ही सही हैं, तीसरा वाला गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये आ गया ना। इलाहाबाद की संधि 1765 के बारे में बताइए। पहला, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। ठीक है। थ्रू दिस ट्रीटी द इंग्लिश ऑब्टेन्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला। ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों की जो दीवानी राइट्स यानी कि राजस्व मामले पूरी तरह किसके हो गए थे? ब्रिटिशर्स के। दूसरा,
शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा की जागीर दी गई थी। शाह आलम सेकंड वाज गिवन द जागीर ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा। अब यहां पर शाह आलम द्वितीय कौन? ये था मुगल। और कड़ा और इलाहाबाद किसका? ये था अवध का। तो इस संधि में अवध से छीन करके कड़ा और इलाहाबाद को किसको दिया गया था? शाह आलम द्वितीय को दिया गया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यह संधि मीर जाफर के साथ हुई थी। दिस ट्रीटी वॉज मेड विथ मीर जाफर। अब ये संधि मीर जाफर के साथ नहीं हुई थी। ये जो संधि थी इलाहाबाद की वो दो तरीके से हुई थी। अगस्त 1965 में एक शाह आलम के साथ और एक शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है, तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। मीर जाफर तो फिर बाद में लाया गया था उसको। तो एक और दो सही है और बी ऑप्शन में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आप भी आंसर ले सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, रिगार्डिंग द डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन के बारे में आपको बात करनी है। पहला, इसे रॉबर्ट क्लाइव ने लागू करा था, है ना। इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। वो इंग्लैंड से वापस बुलाया गया था इस संधि के लिए ही खास करके। दूसरा, इसमें दीवानी कंपनी के पास थी और निजामत नवाब के पास। अब यहां पर दीवानी का मतलब क्या है? रेवेन्यू मामले, राजस्व मामले, और निजामत का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव मामले, यानी कि टैक्स वसूलने का, राजस्व संग्रहण का अधिकार था कंपनी के पास और प्रशासन का अधिकार था निजामत का आपके नवाब के पास। ठीक है, तो इसे उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व की सरकार भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला भी, पहला भी सही है, दूसरा वाला भी। इससे बंगाल में प्रशासनिक अराजकता फैली थी। अब एक तरफ जहां पर जिसके पास पावर है उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि नवाब, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कहां से डेवलपमेंट करेगा? तो इसलिए बंगाल में क्या हो गया? अराजकता फैल गई। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर सी ऑप्शन में अवेलेबल है 1, 2, 3, तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सी। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व के संदर्भ में आपको बात करनी है। पहला, प्लासी ने राजनीतिक नियंत्रण की नींव रखी। प्लासी लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। ये स्टेटमेंट क्या सही है? 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी था वो पहली बार ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकली पावर में ला देता है बंगाल में, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, बक्सर ने प्रशासनिक अधिकारी सुनिश्चित किए। बक्सर सिक्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, बिल्कुल सही है। निजामत का अधिकार उनके पास था और दीवानी का भी था। हालांकि निजामत को उन्होंने किससे करवाया? नवाब के साथ करवाया। ठीक है, जब आप डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बेहतर पता होगा। तीसरा, बंगाल अंग्रेजों के लिए आर्थिक आधार बना। बंगाल बिकम दिस इकोनॉमिकल बेस फॉर द इंग्लिश। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो वहीं से पूरा बंगाल को चूज करके उन्होंने भारत में कब्जा करने का प्रयास करा था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है सी ऑप्शन के हिसाब से। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 में आप सी आंसर ले सकते हैं। ठीक, चलिए 29 के बाद आज का हमारा अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट है, आप पढ़िएगा ध्यान से। पहला, मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर प्रोवाइडेड फंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, उसने दान तो दिया था। दूसरा, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित करे थे। महाराजा रणजीत सिंह एस्टैब्लिश्ड मॉडर्न फाउंड्रीज इन लाहौर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कैनन्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। उसकी जो आर्मी थी बहुत अत्याधुनिक थी, उसमें तोपों का प्रयोग भारी मात्रा में हुआ था।
तीसरा, आमेर में सवाई राजा जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो सवाई राजा जयसिंह वो ऑफ आमेर हैड includes elements of geometry translated into संस्कृत। ये भी स्टेटमेंट सही है, आप याद रख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप एक फैक्ट के रूप में याद रख लीजिए। तीसरा, लास्ट, अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ करी थी। अली मर्दन खान इंट्रोड्यूस अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम इन बंगाल। तो यहाँ पर अली मर्दन खान तो नहीं है, जो रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्ट करा था बंगाल में वो है मुर्शिद कुली खां, जिसका समय राजस्व सुधारों के लिए जाना जाता है। मुर्शिद कुली खां है ना। तो यहां पर मुर्शिद कुली खां आता तो सही हो जाता है। यहां पर स्टेटमेंट डी वाला इनकरेक्ट है। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यही वाला है। तो ड ऑप्शन में आप सही ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा आज के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हमने चर्चा करी थी, जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को उनके युद्ध पद्धति के माध्यम से विस्तार करने में उनको हेल्प करे थे, है ना। और अगले चैप्टर में हम इसी का एक नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो जिसमें वो अपने पॉलिसीज के दम पर, यानी कि जो कूटनीति थी उनके दम पर भारत में विस्तार करेंगे। तो वो वाला अगला जो 30 सेगमेंट है, 30 क्वेश्चन है, वो अगले सेगमेंट में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।